अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैक्रो इकनॉमिक्स पार्ट 2 की ये बेसिकली बुक है बाय हबीबुल्ला वसीर। तो आज चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है पब्लिक फाइनेंस। बेसिकली ये एक प्रॉपर कोर्स है, ठीक है, जो पढ़ाया जाता है BS लेवल पे, MA लेवल पे। लेकिन यह है कि यहाँ पे जस्ट हम बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उनकी जो भी डिटेल वगैरह है ना, वो प्रॉपर एक मतलब बुक होती है पब्लिक फाइनेंस की। या जैसे मतलब चैप्टर 7 नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक प्रॉपर कोर्स होता है, ठीक है, जो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि हम सारी इंटरनेशनल ट्रेड को सिर्फ एक चैप्टर में या पब्लिक फाइनेंस को सिर्फ एक चैप्टर में अंडरस्टैंड कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर बुक्स वगैरह फिर इन फ्यूचर हम मतलब स्टडी करेंगे। सो एनीवे, पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ हाउ द स्टेट कलेक्ट रेवेन्यू एंड हाउ इट मेक एक्सपेंडिचर टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन। कि पब्लिक फाइनेंस है क्या? ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी स्टेट या कंट्री किस तरह अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है और इसके अलावा उसके एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डीलिंग है वो पब्लिक फाइनेंस में होती हैं। इसकी बेसिकली 4 ब्रांचेज हैं। सबसे पहली है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट स्टडी द प्रिंसिपल पब्लिक फंड्स आर एलोकेटेड अमंग वेरियस यूजेस। ठीक है, कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमने जो भी फंड्स एलोकेट किए हैं, इकट्ठे किए हैं, ठीक है, उसको हमने किस तरह वेरियस यूजेस मीन्स के हमने कहाँ कहाँ उसको क्या कहते हैं उसे खर्च करना है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द इकॉनमी आर एनालाइज्ड। ठीक है, और एक्सपेंडिचर के जो डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, मीन्स हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले अपनी जो एक्सपेंडिचर के लिहाज से ना अपनी वांट्स को सबसे टॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने इसे फिल करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसी तरह मतलब यहाँ पे भी वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट वेज के हिसाब से हमने एनालाइज करना है कि इकॉनमी में किस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है। देन पब्लिक रेवेन्यू है, दैट एग्जामाइन द नेचर ऑफ टैक्सेस, देयर क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स। ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है मोस्टली वो टैक्सी से ही जनरेट होता है। ठीक है, तो टैक्सीज़ की नेचर कौन कौन सी लगानी है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, टैक्सेशन के मतलब जो भी असूल वगैरह हैं वो, और उसके अलावा उसको किस तरह फिर मतलब टैक्स बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सारा बर्डन ना कंज्यूमर पे आए ना प्रोड्यूसर पे आए। ठीक है, ताकि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। देन पब्लिक डेट है, एनालाइज वाई एंड हाउ गवर्नमेंट बोरो एंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंसिंग बजट थ्रू बोरिंग आर कंपेयर्ड। कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है। जैसे अब इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशन है वहाँ से करती है, अपने ही कंट्री के कुछ लोगों से भी कर लेती है। ठीक है, या फिर आप मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड के गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकती है, फिर उसको कंपेयर करना है। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, सॉरी प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोसीजर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली हम मतलब प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं या जो प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का बजट हमने किस तरह मतलब ऐसा बनाना है जो इफेक्टिव हो। ठीक है, तो बजट के हवाले से जो भी डीलिंग होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेज हैं बेसिकली पब्लिक फाइनेंस की। इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो पब्लिक फाइनेंस हैज़ एग्जिस्टेड राइट फ्रॉम द डे स्टेट वाज फॉर्म्ड एंड ह्यूमन सोसाइटी केम इनटू बीइंग। जब से ह्यूमन सोसाइटी मतलब बनी है या फिर उसके अलावा स्टेट का कंसेप्ट आया है, तब से पब्लिक फाइनेंस काम कर रही है। 19th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो मतलब जो स्टेट के पास फ्यू एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, द गवर्नमेंट टैक्सेज एंड एक्सपेंडिचर वर केप्ट एट मिनिमम लेवल, बट नाउ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। ठीक है, कि स्टार्ट में जो गवर्नमेंट के टैक्सेस की कलेक्शन थी या एक्सपेंडिचर थे वो बिल्कुल थोड़े लेवल पे थे, मिनिमम लेवल पे थे। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी हैं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो कंसेप्ट है वो वास्ट हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट मच इंटरवेंशन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इन मैनी वेज। स्टार्ट में क्या होता था, जब आप क्लासिकल की बात करें तो वहाँ पे मतलब मोस्टली ये चीज़ थी कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर गवर्नमेंट की जो भी मतलब इकॉनमी के अंदर इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मींस इकॉनमी को डिमांड और सप्लाई की फैक्टर की बेसिस पे रन होने देना चाहिए। ठीक है, खुद ही प्राइसेस अप जाएंगी, खुद ही डाउन आएंगी, तो गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ रूल्स एंड मतलब लॉ एंड रेगुलेशन जो भी अप्लाई करना है, गवर्नमेंट को जस्ट उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो तकरीबन इकॉनमी के अंदर हर ऐसा इवेंट जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी उन्होंने मतलब बता दी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अप्लाई की जाती हैं। रेवोल क्या वर्ड है, रेवोल्यूशनरी। ठीक है, चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस
हैव अकर, ठीक है। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्रीज व्हेन वी फाइंड दैट इफेक्ट ऑफ फिजिकल ऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल आर वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कि पब्लिक फाइनेंस की इंपॉर्टेंस का हमें तब मतलब अंदाज़ा हुआ है जब हमें ये पता चला है कि जो फिजिकल ऑपरेशन है मीन्स के गवर्नमेंट का जो भी रोल है, ठीक है, उसका ह्यूमन लाइफ पे या इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग और डीप। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स के पब्लिक फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ इकॉनमी को किस तरह रन करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरह फैसिलिटेट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौन से टैक्स अप्लाई करने हैं, किस तरह की मतलब आपकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी डीलिंग इसमें होती है। इन सिंपल वर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो किसी भी सेक्टर में, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, कोई भी सेक्टर है, ठीक है, उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अप्लाई करने हैं। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीज़न को मतलब डिफेंस इन सिंपल वर्ड के मतलब जैसे अब हमारी आर्मी रोल प्ले कर रही है, ठीक है, लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे मतलब वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी राइट देना, ठीक है, लॉ और ऑर्डर की जो भी कंडीशन है वो सारी मतलब प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम बनता है। उसके बाद सोशल सर्विसेज है। सोशल सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोसाइटी सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी और जो बेसिक राइट्स है सिटीज़न के वो प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इतने ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स नहीं है, इसलिए इसको बस हम मतलब जस्ट एक एक लाइन में अंडरस्टैंड करेंगे, अदरवाइज़ ये आप रीड करेंगी तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट पे काम करे, ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, एक्सपेंडिचर उस हिसाब से हो, जिससे प्राइसेस वगैरह का जो ट्रेंड है या एम्प्लॉयमेंट है वो भी ओके रहें। प्रायोरिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डेफिनेटली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं किसी भी सेक्टर के अंदर उनको डीलिंग के लिए पब्लिक फाइनेंस यूज़ करती है। अदर्स में देखा जाए पब्लिक फाइनेंस को मतलब डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अटेन करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी ज़ाहिर बात है मतलब स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगी, प्रोजेक्ट्स लाएगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, जस्ट लाइक अ सी पैक, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट होगा। उसके बाद है इक्विलिब्रियम, टू अचीव इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट कस्टम ड्यूटीज़ आर यूज टू इंकरेज एक्सपोर्ट, रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। कस्टम ड्यूटी एक मतलब टैक्स की टाइप है, ठीक है, जो आई थिंक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। इसको आप सर्च भी लाजमी कीजिएगा, लेकिन ये लगाया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही जाता है। उसके अलावा मतलब वो कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी को यूज़ करते हुए हम एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है हम अगर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे कि बाहर से कोई भी चीज़ आएगी उस पर हम टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। जैसे कि अब फ़ोन्स पे गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया था, ठीक है, कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंट्री से आप मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो यहाँ आके आपको पीटीए वो अप्रूव करवाना पड़ता है और उसका इतना ज़्यादा एक्सपेंस आता है कि इतने का आपका मोबाइल भी नहीं होता, सही है। तो ये उस हवाले से है, इससे हमारे फिर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो सी हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी इंपोर्ट कम होगी, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लोग हमें डॉलर में पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर डॉलर आएगा, ऑटोमेटिकली इकॉनमी ग्रो होगी। जब हमारी मतलब इंपोर्ट्स कम होंगी, हम दूसरे कंट्री से कोई चीज़ लेंगे ही नहीं ज़्यादा, तो हमें डॉलर में पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, तो इससे इकॉनमी ग्रो करेगी। टू मेंटेन अ डिज़ायरेबल लेवल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, ठीक है, मीन सेविंग और कंजप्शन का एक बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं जैसे कि सी पैक या कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें तो वहाँ पर मतलब हमें जो भी फंड्स वगैरह की मतलब प्रोवाइड हमने करने हैं वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए या इकोनॉमिक प्लानिंग के मुताबिक होने चाहिए। उसके बाद वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन दोज प्रोजेक्टिंग वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास। गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए जहाँ पे वर्किंग क्लास डेली वेजेस या फिर उसके अलावा जो हमारे पास लो तबका है, ठीक है, उसके लिए वो बेनिफिट हो। उसके बाद टू डिस्करेज मोनोपलीज एंड इम्प्लीमेंट सच पॉलिसीज विच प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ बिटवीन रिच एंड द पुअर। गवर्नमेंट को मोनोपली पे मतलब कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ मतलब एक ही पर्सन काम कर रहा हो या वहाँ पर मतलब मोनोपली जनरेट हो रही हो, ठीक है, कोई दूसरा आ ही ना सके। तो रिच और पुअर के दरमियान जो मतलब डिफरेंस है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये कुछ अदर्स मतलब यूज़ है पब्लिक फाइनेंस के, या मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो भी रोल है इसमें।
प्राइवेट वेस्ट पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस क्या होती है? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपकी पर्सनल जो इनकम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप को जो भी मंथली पे मिलती है, ठीक है, आपने वो काम पर मतलब खर्च करनी है या फिर वो जो इनकम जनरेट होती है उससे क्या करना है, ठीक है, ये आपकी प्राइवेट फाइनेंस है, ठीक है। मीन्स के प्राइवेट फाइनेंस में जस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंस में बात करें तो एक स्टेट या कंट्री की बात हो रही है। पर्पस दोनों का सेम ही होता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंस है। अब सिमिलैरिटीज सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में सेम चीज़ें क्या है प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में। बोथ ट्राई टू बैलेंस देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जाहिर बात है एक इंडिविजुअल का भी यही पर्पज़ होता है कि वो अपनी इनकम को मतलब और एक्सपेंडिचर जो भी है उनमें बैलेंस रखे, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसकी इनकम कम हो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या उसके एक्सपेंडिचर कम हो उसकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है। तो वो एक बैलेंस की सूरत हाल देखता है। इसी तरह प्राइवेट में मतलब अगर हम ये बात करें तो पब्लिक में भी यही होता है, गवर्नमेंट का भी पर्पज़ यही होता है। सेकंड है बहुत ट्राई टू मैक्सिमाइज बेनिफिट विद मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दोनों का यही मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी मिनिमम इनकम से अपने मैक्सिमम एक्सपेंडिचर को फुलफिल किया जाए, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है और जो गवर्नमेंट है वो सोशल सेटिस्फेक्शन या सोशल वेलफेयर के लिए करता है। मतलब गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए कर रही होती है, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा होता है। उसके बाद दोनों जो उनसे हैं प्राइवेट या पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो नीड बोरिंग टू कवर द गैप बिटवीन देयर करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान अगर कोई गैप आ गया, आपके एक्सपेंस किसी मंथ ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं थी, तो आप उसको मतलब फिल करने के लिए बोरो कर लेते हो, आप कहीं से कर्जा ले लेते हो। तो गवर्नमेंट भी ये मतलब कर सकती है और एक सिंगल इंडिविजुअल भी ये मतलब एक्टिविटी कर सकता है। एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब किससे ले सकता है? वो अपने रिलेटिव से ले लेगा या मतलब जो भी उसके जानने वाले दोस्त फ्रेंड जो भी होंगे, ठीक है, उनसे ले लेगा। लेकिन जो एक कंट्री या स्टेट है वो बेसिकली मतलब IMF या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बहुत कैन इंक्रीज देयर इनकम बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दोनों का यही पर्पज़ होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करके या किसी भी थ्रू अपनी इनकम को बढ़ाएं, ठीक है। तो पब्लिक की बात करें या प्राइवेट की बात करें, ये सिमिलैरिटीज़ दोनों में पाई जाती हैं। अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है? एन इंडिविजुअल मस्ट लाइव विद इन हिज मीन्स एंड एडजस्ट एक्सपेंडिचर टू हिज इनकम, जाहिर बात है हर पर्सन या हर इंडिविजुअल का ये पर्पज़ होता है कि वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान एक बैलेंस रखे, ठीक है। ऑन द कंट्ररी अ गवर्नमेंट फर्स्टली मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर देन फाइंड वे टू कलेक्ट रिक्वायर्ड फंड्स, फॉर एग्जाम्पल अनलाइक इंडिविजुअल इट एडजस्ट टू इट्स इनकम टू एक्सपेंडिचर। जो मेन डिफरेंस की बात की गई है ना वो ये है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो पहले अपनी इनकम देखता है फिर अपने एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। आपकी अगर मंथली 25K पे है, ठीक है, 25,000 है, तो आप पहले अपनी इनकम को सामने रखोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे अच्छा मैंने इससे ये अपने खर्चे पूरे करने हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर सेट करती है, ठीक है, कि मैंने ये प्रोजेक्ट करने हैं। उसके बाद उन एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने के लिए वो इनकम जनरेट करने के मतलब ट्राइयाँ मारती हैं, इन सिंपल वर्ड, ठीक है, कि अब कहाँ से हमें ये इनकम मिलेगी। तो मींस इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी इनकम को देखते हुए एक्सपेंडिचर चेक करता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को देखते हुए अपनी इनकम जनरेट करता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। वैसे बजट पीरियड, गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट फॉर 1 ईयर, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। आई थिंक हमने बात की थी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है, सही है। तो लेकिन जो एक इंडिविजुअल है वो अपना मतलब डेली का भी बना सकता है, मंथली, वीकली, इस तरह भी अपना बजट बना सकता है, ठीक है। दे आर रिसीविंग एंड स्पेंडिंग इनकम विद इन मेकिंग एनी एफर्ट टू बैलेंस दैट अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, वही बात हो गई। उसके बाद है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी है वो बेसिकली अपने जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसके पास इनकम के एक्सपेंडिचर के उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब अकाउंट्स की सूरत में या आप कह सकते हैं कि मतलब किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड रखती है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो ये चीज़ मतलब फोकस नहीं करता, ठीक है। अब जाहिर बात है आपने एक मंथ के अंदर जो भी अर्न किया आपने वो कहाँ लगाया, आप उसको रिकॉर्ड तो नहीं ना करोगे। लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली रिकॉर्ड प्रीवियस सारा रखती है, लेकिन एक इंडिविजुअल को रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनल बोरिंग, गवर्नमेंट कैन बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट समटाइम अपने ही कंट्री के जो मेन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी ले सकती है, अमाउंट बोरो कर सकती है, इंस्टीट्यूशन से भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इंटरनल बोरिंग है, मींस कि अपने ही कंट्री में से अगर आप अपना बजट मतलब या फुलफिल कर रहे हो या फिर उसके अलावा बोरो कर रहे हो। इफ़ गवर्नमेंट बोरो फ्राम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एक्सटर्नल बोरिंग, ठीक है।
अब इंटरनल बोरोइंग वो होगी कि बेसिकली जब आपने अपनी कंट्री के लोगों से या फिर अपनी कंट्री के इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है। एक्सटर्नल बोरिंग वो होगी जब आप इंटरनेशनली या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप बोरो कर रहे हो। लेकिन जो इंडिविजुअल है कैन बोरो ओनली फ्रॉम अदर्स नॉट फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन एक जो इंडिविजुअल है वो मतलब अपने ही, ज़ाहिर बात है कि वो खुद से तो नहीं ना कर्ज़ा ले सकता कि मैं अपने आप से कर्ज़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशन से ले सकती है कर्ज़ा, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो बेसिकली दूसरे लोगों से ही कर्ज़ा लेगा। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब आपका बेसिकली एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और आपकी इनकम कम हो, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, या डेफिसिट बजट आप कह सकते हैं। अब इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ मतलब मेजर्स होते हैं या रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रिंटिंग न्यू मनी, ठीक है। गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके भी मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग को डील कर सकती है, लेकिन ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ठीक है। द फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट इंडिविजुअल, वही बात होगी। हाउ एवर हार्ड प्रेस्ड ही में भी, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ये सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट को जब भी मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है या मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिंट मनी कर लेती है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल जो अर्न करता है या स्पेंड करता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, गवर्नमेंट जो अर्न करती है या स्पेंड करती है वो सोशल बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है, गवर्नमेंट का एक पर्पज़ होता है कि ताकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। उसके बाद बिग चेंजेस, इंडिविजुअल फाइनेंस इज लेस इलास्टिक देन पब्लिक फाइनेंस। फॉर इंडिविजुअल इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक बिग एंड डेलिब्रेट चेंजेस इन इनकम और एक्सपेंडिचर। एक इंडिविजुअल के लिए डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो बहुत बड़ा चेंज लाए अपनी इनकम के अंदर या बहुत बड़ा चेंज लाए अपने एक्सपेंडिचर के अंदर। उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक इनकम है जिसमें उसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पोजीशन होती है कि गवर्नमेंट अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, चाहे वो इनकम के हवाले से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर के हवाले से हो। तो गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है कभी भी टैक्स लगा के अपनी इनकम बहुत बढ़ा सकती है, और इसी तरह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके अपने एक्सपेंडिचर भी बहुत बढ़ा सकती है, ठीक है। तो हमने वैसे ही बात किया कि गवर्नमेंट पहले अपने एक्सपेंडिचर देखती है, फिर उस हिसाब से देखती है कि मैंने अब इनकम किस तरह जनरेट करनी है। प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, एक इंडिविजुअल जोन से है वो बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मतलब प्लानिंग करता है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्लानिंग करता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है गवर्नमेंट तो वो इस टाइप के होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म चलें, ठीक है, आगे आने वाली नस्लों को भी उसका बेनिफिट हो, जैसे कि मोटरवे हो गया, कैनाल हो गए, ठीक है। ये क्या कैनाल जाएंगे पता नहीं, जो भी वर्ड है मिसिंग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाती है ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो। लेकिन जो एक इंडिविजुअल है वो शॉर्ट टर्म मतलब प्लान बनाता है, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलता। उसके बाद है सरप्लस बजट, ठीक है। एक इंडिविजुअल जोन से है उसका सरप्लस बजट जोन से है इज़ अ, ये क्या वर्ड है, विर्चू, पता नहीं क्या वर्ड है, ये भी यहाँ मिसिंग है। बट फॉर द गवर्नमेंट सरप्लस बजट मीन्स दैट इट इज़ कीपिंग द लेवल ऑफ टैक्सेशन अनसिंसियरली हाई, सो द गवर्नमेंट शुड आइदर रिड्यूस टैक्सेशन और इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। इन सिंपल वर्ड वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के लिए मतलब सरप्लस बजट हो जाना कोई इतना मतलब बड़ी बात नहीं होती। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो सेविंग करके अपना बजट सरप्लस कर ले, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर को रोक के कर ले। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल के टैक्स गवर्नमेंट पे लगा दिए, सॉरी आवाम पे लगा दिए, ठीक है, तभी ज़ाहिर बात है उसका बजट सरप्लस में गया है। लेकिन गवर्नमेंट अगर सोशल सर्विसेज के लिए चाहे लोगों को बेनिफिट देना चाहे तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट अपने टैक्स कम करेगी और अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो जस्ट कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंट का जो सरप्लस बजट है वो ज़्यादा मतलब अगर टैक्स लगा देती है तब ही मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं। और जो एक इंडिविजुअल का सरप्लस बजट है वो तो नेचुरली चीज़ है, वो कर सकते हैं। उसके बाद है ये क्या है, सेक्रेसी। सेक्रेसी इज़ द वाइज रूल ऑफ प्राइवेट फाइनेंस दैट क्रेडिट ऑफ एन इंडिविजुअल depends not on what he has but on what he is supposed to have. Compared to this, publicity is the essence of public finance. Budget are given wide publicity and are open to criticism. Government lets people know where the money is coming from and how will it spend. अच्छा, ये जो सेक्रेसी का कंसेप्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने ना मुझे जब लेक्चर सुनना है फ़ौरन ही उसके बाद ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि हमारी ये टर्म रहती है, ठीक है। ये मैं उस टाइम आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत समझ तो आ गई है, लेकिन वही बात है कि इसको मज़ीद सर्च करके करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो
आपने याद ये चीज़ें अब साथ साथ करवानी है, ठीक है, डिले नहीं करनी। इंशाल्लाह फिर ये है कि साथ साथ ही कवर हो जाएंगी। ओके जी, उसके बाद सबसे पहले अब हमने पब्लिक फ़ाइनेंस पढ़ी थी, ठीक है, उसके अलावा पब्लिक फ़ाइनेंस की ब्रांचेस पढ़ी हैं। देन हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ पर पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है या इनकम है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। सबसे पहले है टैक्स, देन फ़ी एंड फाइन्स, प्राइसेस, ग्रांट्स, गिफ्ट, सेल, प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लोकल रेट, ठीक है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का मतलब सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेस है, ठीक है। अ टैक्स इज़ अ जनरल पर्पस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू पब्लिक ट्रेजरी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये बेसिकली लोगों की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फॉर द कॉमन गुड्स ऑफ द पीपल द एसेंस ऑफ अ टैक्स इज़ दैट इज़ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल, ठीक है। अब टैक्स को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एक ऐसी पेमेंट है जो कंपलसरी होती है लोगों पे करना। इट इज़ इलीगल एंड पनिशेबल टू रिफ्यूज़ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये गैर कानूनी बात है और उस बंदे को पनिश करना चाहिए जो टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। इट इज़ मीन फॉर द जनरल पर्पज़ एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को डील करने के लिए ही टैक्स पे करते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स इज स्पेंड फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, और वही जो टैक्स की अमाउंट है वो फिर लोगों के बेनिफिट के लिए ही यूज़ की जाती है। देर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एंड द अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आप जितना ज़्यादा टैक्स दोगे इतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। ज़ाहिर बात है वो तो फिर अंदर गवर्नमेंट का रोल आ रहा है कि गवर्नमेंट उनको टैक्स को किस तरह यूटिलाइज़ करती है, लोगों को बेनिफिट देती भी है या नहीं देती। एन इंडिविजुअल कंट्रोल कैन नॉट क्लेम दैट स्टेट शुड प्रोवाइड हिम अ पर्टिकुलर सर्विसेज इन रिटर्न फॉर टैक्स पेड बाय हिम। एक इंडिविजुअल कभी भी ये मतलब स्टेट से क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपको इतना टैक्स दिया, अब आप मुझे इसके बदले इतना बेनिफिट दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। टैक्सेस आर ऑफ वेरियस काइंड सच एज इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ठीक है, ये सारे टैक्सेस की टाइप्स हैं। टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है, बिकॉज देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स को उन्होंने डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसमें आप टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे मतलब नहीं डाल सकते। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें आप टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। समटाइम ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब आपको टैक्सेस की टाइप्स दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ठीक है। तो अब वो इनकम टैक्स कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसका बर्डन आप किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते, जो आप रिसीव कर रहे हो इनकम उसी में से ही आपने पे करना है। सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी आर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि जाहिर बात है जो मतलब टैक्स प्रोडक्ट पे लग रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है उसका बर्डन कंज्यूमर पे डाल देता है, प्राइसेस बढ़ा के वो कंज्यूमर को सेल कर देता है, मीन्स के अंदर जो टैक्स की अमाउंट होती है वो निकाल लेता है, मीन्स उसने बर्डन शिफ्ट कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं जो कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स है वो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है। देन सेकेंड है फीस एंड फाइन्स। अ फी इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय दूज हु गेट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। आप अगर गवर्नमेंट की एक कोई भी ऐसी सर्विस है जो आप ले रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है। अ फी इज़ अ चार्ज टू कवर अ पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, ठीक है। अब जाहिर बात है अगर आपको क्वार्टर मिला हुआ है, ठीक है, तो उस क्वार्टर की जो भी एक बेशक वो थोड़ी सी अमाउंट होती है लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो आपने अपनी इनकम में से पे करनी होती है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर मतलब ले सकते हैं कि वो एज अ फ़ी ही जा रही है आपकी। उसके बाद एग्जाम्पल आर एजुकेशनल फ़ी एंड कोर्ट फ़ी। इन द केस ऑफ फ़ी द क्वांटिटी ऑफ सर्विस रिसीव्ड एंड द अमाउंट पेड एज फ़ी मे बी क्वाइट डिफरेंट। अब यहाँ पर उन्होंने एजुकेशनल फ़ी या कोर्ट फ़ी की बात की है। सम टाइम गवर्नमेंट फ्री कर देती है आपके बच्चों की एजुकेशन, ठीक है, लेकिन वही बात है कि उसके लिए भी आपको फिर एक मिनिमम सी अमाउंट देनी पड़ती है। ओके, उसके बाद है फॉर एग्जांपल ये अब लाइन यहाँ से ना थोड़ी सी मिसिंग है, इसको आपने ना देख लेना है बुक से ही। खैर मैं ट्राई करती हूँ, अगर समझ आती है तो। इफ़ अ स्टूडेंट रिमेन्स pay fee similarly to get driving license a person has to pay fee although he may not drive। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अब एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो क्लास में जाता है या नहीं जाता लेकिन उसने फ़ी पे करनी है। इसी तरह एक ड्राइवर है, अगर उसने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो जाहिर बात है चाहे वो ड्राइविंग करे या ना करे लेकिन उसने एक फ़ी पे करनी है, ठीक है। तो इस तरह की एग्जाम्पल आप फ़ी एंड फाइन्स के चक्कर में ले सकते हैं। फाइन्स आर इम्पोज्ड एज अ पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द लॉ ऑफ द स्टेट, जैसे कि
ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको वहाँ पे चालान वगैरह पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के फाइन्स जो हैं ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का ही पार्ट है। उसके बाद है स्पेशल असिस्मेंट, इट इज़ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया, इट इज़ द, ये पता नहीं क्या वर्ड है, इन प्रपोर्शन टू स्पेशल बेनिफिट ड्राइव बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी थ्रू पब्लिक सर्विस लाइक रोड। ये अब आगे से मिसिंग है, ये आपने ना बुक से देखनी है। स्पेशल असिस्मेंट इज जनरली लीव्ड बाय द लोकल बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन सच एज LDA, CDA एंड KDA। इन सिंपल वर्ड इस पॉइंट का ये पर्पज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस मतलब ले रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो सारी बात है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर उसके हवाले से आपको मतलब उस सर्विस से जो भी फ़ायदा ले रहे हैं आपको उसको पे करना पड़ेगा। जैसे आप गवर्नमेंट अगर रोड्स बना देती है, ठीक है, मोटरवे बना देती है, तो जाते और आते हुए मतलब आप जाहिर बात है वहाँ पे एक मतलब टैक्स की सूरत में वो एक पर्ची टाइप देते हैं आपको, ठीक है, उसके बदले में आपने चाहे 100 देना है 80 देना है, वो भी एक मतलब सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। उसके बाद है प्राइस, ठीक है, प्राइस में आ जाता है मॉडर्न गवर्नमेंट का नंबर ऑफ इंटरप्राइजेज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है, हुएवर यूटिलाइज दूस गुड्स एंड सर्विसेज हैज टू पे अ प्राइस, इट इज जस्ट लाइक द प्राइवेट फर्म सेलिंग देयर कमोडिटीज, रेलवे फेयर एंड पोस्ट ऑफ टेलीफोन चार्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइस, द प्राइस पेड बाय द बायर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही रिसीव्स। कि सम टाइम अगर मॉडर्न गवर्नमेंट की बात करें तो आपको अब गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपको टेलीफोन सर्विस की मतलब अगर दी गई है एक, क्या उसे कहते हैं, एक बेनिफिट दिया गया, ठीक है, तो उसको जो आपने चार्ज करना है वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ही जाता है। लेकिन जाहिर बात है वो कुछ मतलब कंपनीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट, लेकिन यह है कि वो गवर्नमेंट के साथ लिंक होंगी। इस तरह रेलवे के जो फेयर्स हैं, अब रेलवे मतलब रेलवे लाइन कौन सी है, इसमें गवर्नमेंट को मोनोपोली हासिल है, ठीक है, इसमें कोई और दूसरी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मतलब रेलवे के हवाले से प्राइवेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसके जो फेयर पे करते हैं वो प्राइस जो पे कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट को ही जाती है। इन सिंपल वर्ड के अगर गवर्नमेंट की कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पेशल आपको ये ऑफ़र दी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने मतलब जो प्राइस पे करनी है वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाएगी। जिस तरह प्राइवेट फर्म्स की उन्होंने बोला है कि कोई भी कमोडिटीज़ वो सेल करते हैं तो प्राइवेट फर्म्स के रेवेन्यू या इनकम का पार्ट होता है वो। उसके बाद है ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, सम टाइम गवर्नमेंट को किसी दूसरे मतलब कंट्री से, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, गिफ्ट की सूरत में भी कोई चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ ग्रांट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, जैसे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय सम गवर्नमेंट टू अ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कि जैसे मतलब हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई भी ग्रांट मिल जाती है या गिफ्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में विज़िट करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको मतलब वो ये जैसे अब तोशा खाना की हमने बात की है पिछले दिनों में, मतलब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये डिस्कशन होती थी, ठीक है, कि सऊदी अरब की तरफ से आपको जो गिफ्ट मिले हैं या किसी भी कंट्री की तरफ से मिले हैं तो आपने उसको अपने पर्सनली यूटिलाइजेशन में मतलब यूज़ किया, ठीक है, जबकि वो मतलब सारा असासा किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, उसको लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के जो गिफ्ट्स और ग्रांट्स हैं। बॉक्स में बड़ी मज़े की बात लिखी हुई है कि टैक्सेस इन मॉडर्न लाइफ, यू आर टैक्स्ड व्हेन यू अर्न, कि आप अर्न करते हो तब भी आपने टैक्स देना है, आप स्पेंड करते हो तब भी आपने टैक्स देना है, आप सेव करते हो तब भी आपने टैक्स देना है, आप मर जाते हो तब भी आपने टैक्स देना है, ठीक है। खैर कब्र की भी बात की जाए तो सस्ती नहीं है इतनी, लेकिन वही बात है कि मतलब आपने ज़िंदगी में टैक्स देना ही देना है। ओके जी। उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो गवर्नमेंट गेट्स इनकम थ्रू द सेल एंड रेंट ऑफ स्टेट लैंड, रॉयल्टी ऑफ माइन, सेल ऑफ फॉरेस्ट वुड, ठीक है, कि गवर्नमेंट बेसिकली जंगलात के जो भी दरख्त वगैरह हैं उनको सेल करके या कोई प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ठीक है, उसको सेल आउट करके भी अर्निंग कर सकती है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज़, गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स रॉयल्टीज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, ठीक है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को भी आप ज़ाहिर बात है अगर ज़मीन से निकाल कर सेल आउट करते हो, ठीक है, या उसके अलावा मतलब आप लोन्स पे इंटरेस्ट लगा देते हो तो भी वो गवर्नमेंट की अर्निंग का एक पार्ट होता है। लोकल रेट इज़ लीव्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, द अमाउंट कलेक्टेड इज स्पेंड इन द सेम लोकेलिटी, फॉर एग्जांपल टूल टैक्स, लाइसेंस फॉर मैरिज हॉल्स, बस स्टैंड, कार पार्किंग, ठीक है। ये क्या कहने चाह रहे हैं कि बेसिकली लोकल रेट का इन सिंपल वर्ड ये है कि जिस एरिया में वो टैक्स लगा है, ठीक है, वो उसी एरिया में यूज़ होगा, ठीक है। लोकल रेट मीन्स कि अगर लोकल गवर्नमेंट कोई भी मतलब टैक्स
जनरेट कर रही है, लोगों से ले रही है, ठीक है, तो उसका जो यूज़ होगा वो भी उसी एरिया के अंदर ही होगा, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, मीन्स के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होते हैं। पहले तो ये चैप्टर देख लेना कितना बाकी रहता है अभी, फिर देखते हैं नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा है अभी तो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसको इधर तक ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। वैसे ये इजी था, इतना कोई ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो सारा थ्योरी बेस है, लेकिन वही बात है कि अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। और फिर कोशिश यही होगी कि 2 वीडियोस के अंदर अंदर ये चैप्टर एंड हो, मीन्स के एक वीडियो ये होगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग हमारे पास है उसको हम कवर कर लें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।